जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। 12:45 पर रायपुर विधानसभा सम्मेलन में शामिल होंगे। 4:20 पर जसपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और इसी के साथ ही 5:30 पर यानी 5:30 बजे काशीपुर में चैती मेला में सीएम की ओर से पहुंचेंगे और वहां पर शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम है जहां पर वो पहुंचेंगे और कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई अहम कार्यक्रम। 12:45 पर रायपुर विधानसभा सम्मेलन है और इसी के साथ ही 4:20 पर कार्यक्रम है। 5:30 बजे काशीपुर में चैती मेला में सीएम शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई अहम कार्यक्रम हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, कई अहम कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। 12:45 पर रायपुर विधानसभा सम्मेलन में शामिल होंगे और 4:20 पर जसपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए 6 बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है, जिसमें से 2 बार के पूर्व विधायक, एक पूर्व महापौर और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी प्रदेश कुमारी शैलजा ने इस ज्वाइनिंग के दौरान दावा किया है कि धामी सरकार को दल बदल के डर से कैबिनेट विस्तार करना पड़ा। बीजेपी ने इसे नकारते हुए कहा है कि ये नेता पहले ही पार्टी से बाहर हो चुके थे, लेकिन राजनीतिक समीकरणों का असर नजर आने की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए अपमानजनक बताया और कहा कि ये शब्दावली और पद की गरिमा के खिलाफ राजनीति है। विश्लेषक मानते हैं कि इस बदलाव से ऊधम सिंह नगर और रुद्रपुर जैसी सीटों पर चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है। वो कुछ अखबारों में ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता शामिल हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसमें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही बयान दे दिया था, उसमें तो कोई सालों साल से जो है कोई चुनाव लड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टियों में थे, वो कहीं ना कहीं थे और जहां उनको जाना चाहिए वहीं गए हैं। पार्टी का पूरे राज्य के अंदर और वो देशव्यापी अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, वो प्रतिक्रिया बहुत ही स्तरहीन प्रतिक्रिया है और स्तरहीन प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने ये अपनी जुबान से कहा कि निकाला हुआ माल उन सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए जिन्होंने उनके साथ भी उस सदन की गरिमा बढ़ाई, जिस सदन में जाने के लिए महेंद्र भट्ट जी आज भी लालायित हैं। और ऐसे लोगों के लिए उनका ये शब्द कि निकाला हुआ माल, ये बहुत ही अशोभनीय है और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। उनकी नजर में ये सब माल है, उनकी नजर में वो भी माल होंगे। और चलिए रुक करते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी जानकारी, पैदल मार्ग से भारी बर्फ हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए मार्ग को सुरक्षित रखना है और इस पर लगातार काम चल रहा है। चारधाम यात्रा से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें जहां पर किस तरह से प्रशासन की ओर से लगातार
यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम प्रशासन की ओर से जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार हम खास तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचा है और तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। प्रशासन की ओर से लगातार कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं अभी तक और क्या कुछ अब बचा हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है अंतिम चरण है अब तैयारियों का। बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां काफी स्तर पर की जा रही है। जो भी चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है वो भी अपने अपने स्तर पर तमाम तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर कल 19 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 19 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के सपाट खुलेंगे, 22 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम को, 23 अप्रैल को केदारनाथ धाम के सपाट जो है वो खुलने जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। ऐसे में क्योंकि केदारनाथ में और बद्रीनाथ में बर्फबारी भी जो है हो रही है, तो ऐसे में जो पैदल मार्ग है इसके बर्फ को हटाने का काम लगातार चल रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और उसमें जो है तमाम कार्य चल रहे हैं, या जो वाहन भी जाते हैं जहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है तो वहाँ से बर्फ को हटाने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। इसी के साथ साथ ही चाहे यात्रा मार्ग पर जो तमाम सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त करने का कार्य लगातार चल रहा है। कई सड़कें दुरुस्त हो भी चुकी हैं। तो इस तरीके से जो यात्रियों की व्यवस्थाएं हैं, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्थाएं हो या साफ सफाई की व्यवस्थाएं हो, या जो एक बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा में अक्सर देखी जाती है क्राउड मैनेजमेंट की, तो उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां की गई है। किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी भी श्रद्धालु से न हो, तो इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और बिना रजिस्ट्रेशन के जिस तरीके से प्रवेश को लेकर के तमाम बातें होती हैं, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसको लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही चल रहे हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसी तरीके से हेली सेवाओं को लेकर के भी हेली सेवाओं की सेवाएं जो है वो स्लॉट उनके भी शुरू होने जा रहे हैं, बुकिंग शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में अब ज्यादा वक्त चारधाम यात्रा शुरू होने में बचा नहीं है, करीब 18 से 20 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में उसको लेकर तमाम तैयारियां शासन प्रशासन स्तर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे यात्रा में 24 घंटे अलर्ट मोड पर सभी विभागों को रहना होगा। जो भी यात्रा से संबंधित है, चाहे वो PWD विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, तमाम जो भी विभाग यात्रा से संबंधित है उन्हें अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखनी है। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी के साथ ही जो डेंजर जोन है यात्रा मार्ग पर, उन डेंजर जोन के वहां पर तमाम उपकरण ऐसे अगर कोई भी घटना घटती है तो तुरंत एकदम जो राहत बचाव कार्य जल्दी शुरू हो सके उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए। इस तरीके से इस बार की चारधाम यात्रा में किसी पिछली वर्ष की बात, इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार से कई गुना यात्री जो है श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो उसी हिसाब से तमाम तैयारियां जो है चारधाम यात्रा के लिए की जा रही है। आगे आगे देखना होगा कि किस तरीके से और भी तैयारियां चारधाम यात्रा से लेकर होती है। बिल्कुल अरुण, देखना होगा कि किस तरह से तैयारियां होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब दायित्वधारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही दायित्वधारियों की 2 और सूचियां जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा हो चुकी है और पार्टी में समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं। गौरतलब है कि दायित्वधारियों की 3 सूचियां पहले ही जारी हो चुकी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय समय पर होते हैं। अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है और दायित्वधारी की हमारी सूची निकल चुकी है। 2 सूचियां हमारी, 3 सूची पहले निकल चुकी है, 2 सूचियां भी हम तत्काल निकालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आज ही चर्चा हुई, बहुत जल्दी सूची को निकालेंगे। वहीं घनसाली में बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचारियों का स्वाभाविक मिलन बताते हुए कहा कि जनता पहले ही दोनों को चुनाव में नकार चुकी है। शाह ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जनता ने सबक सिखाया और अब दोनों के
पास साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिससे 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। ये तो जाते रहते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी वहां आ जाते हैं। तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बना दिया और वो जब 2012 में इस घनसाली की जनता ने उनको ऐतिहासिक वोटों से विधायक बनाया, तब वो क्यों चले गए थे? अब फिर जब चले गए थे तो फिर क्यों आए? इनका तो आना जाना बना है। इनका देखिए, जितने भी लोग गए हैं, इनके चाल चरित्र चेहरे को सारी दुनिया जानती है। ये मतलब से आते हैं, मतलब से जाते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी धरोहर कोई अगर है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना, जनता के विश्वास को बनाए रखना, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है। ये आना जाने वाला फेर जो है, मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि आपको जो है 2012 में ऐतिहासिक वोटों से 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया। तब आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्सों का कोई सम्मान आपके मन में नहीं था? क्या उस जनादेश का आपने कोई सम्मान नहीं किया? क्यों तुम क्षणिक स्वार्थों में बिक गए? क्यों तुम जो है अपने को देखते हुए चले गए, अपनी भावनाओं को देखते हुए चले गए, अपना ठीक करने के लिए चले गए? तब क्या जनता नहीं थी? ये सब समझते हैं। ये तो आने वाले समय में जनता हिसाब देती है, और जनता ने 2 बार दी है, तीसरी बार भी जनता हिसाब देगी। आप वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अब सिमटकर सिर्फ नेताओं तक ही सीमित रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेतृत्व का अभाव है और बैठकों का भी कोई खास औचित्य नहीं रह गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी राज्य में सक्रिय नजर नहीं आती है। वहीं हाल ही में दिल्ली में कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी, जिसके बाद कार्यकारिणी सूची जल्द जारी करने की बात कही गई है। लोग 4 लोगों का पार्टी है, 4 लोगों की पार्टी यहाँ कर लो, चाहे दिल्ली में कर लो। प्रभारी भी ऐसी है कि दिल्ली बुलाती हैं, उत्तराखंड को भी आती नहीं, तो इसलिए मुझे उसको प्रतिक्रिया नहीं देनी। और बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको सामने आ रही है। गैस कालाबाजारी पर देहरादून प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बिना अनुबंध वाहनों से डिलीवरी पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। 12 सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। कई एजेंसियों में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। सप्लाई पर्याप्त, फिर भी निगरानी तेज रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कहीं से कोई चूक ना हो। बड़ी जानकारी, कालाबाजारी पर देहरादून प्रशासन पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है और सख्त नजर आ रहा है। और पर्यटन नगरी मसूरी को जोड़ने वाली देहरादून मसूरी रोड इस वक्त लोगों के लिए बड़ी परेशानी और राजनीतिक केंद्र बन गई है। पिछले साल सितंबर की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए शिव मंदिर के पास पुल की जगह बनाया गया अस्थायी वैली ब्रिज अब राहत देने की बजाय ट्रैफिक जाम और दिक्कतों की वजह बन रहा है। हैरानी की बात यह है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी स्थायी पुल के निर्माण के लिए अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली और सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर पर्यटन सीजन से ठीक पहले इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सांकेतिक धरना देकर सरकार को घेरा है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्थायी समाधान या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। देखिए, 8 महीने से आपके इस वैली ब्रिज की जो ये आपदा आई थी, इस आपदा में जो केंद्र बिंदु था मसूरी विधानसभा था। चाहे वो भेसवाड़ी सेन की बात हो, चाहे वो शेखजारा की बात हो, चाहे वो आपके वैली इधर मसूरी की वार्ड नंबर 1 मालसी की बात हो, खाला गांव की बात हो, डुम गांव की बात हो, सब जगह आज तक ज्यों का त्यों स्थिति है। आज भी कोई भी निर्माण वहां पर नहीं हुआ है। हमें बहुत दुख के साथ ये आपके यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि क्यों जनता को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, क्यों लोगों को ये आवाज उठानी पड़ रही है। इस वैली ब्रिज से सिर्फ आपके मसूरी की तंग नहीं है, कह रहे दिल्ली से आप 2.5 घंटे में मात्र देहरादून पहुंच जाएंगे। 2.5 घंटे के अंदर रास्ता इतना शॉर्ट हो गया, परंतु आदमी जब वहां आशा रोडी पे पहुंच जाएगा उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो वो यहाँ पर कम से कम 5 घंटे तो उसको यहाँ लगेंगे। ये कुठाल गेट पर आने पे, कुठाल गेट में फिर बेचारा वैली ब्रिज पे खड़ा रहेगा 2-2.5 घंटे। फिर यहाँ से वो चलो किसी तरीके से अगर वो पहुंच जाएगा किंगरेट पे,
किंग गेट से आगे फिर उसको गांधी चौक और पिक्चर पैलेस पहुंचने में कम से कम पर्यटन सीजन में 5 घंटे लगेंगे। तो इससे अच्छा आदमी तो सिंगापुर चला जाए घूमने के लिए, वो मसूरी क्यों आएगा फिर। बाकी सिंगापुर भी 30-40 हजार रुपए की टिकट है, आदमी हफ्ते का टूर बनाएगा, थाईलैंड सिंगापुर घूम के आएगा, मसूरी क्यों आएगा। से आप देख रहे हैं कितना परेशानी हो रही है। आप देख लो अभी सामने, आप हम लोग तो थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, 6-6 घंटे भी जाम में जूझना पड़ा पर्यटकों को भी, और स्थानीय जो लोग हैं, कई तरह बीमारियां होती है, स्कूल में जल्दी जाना पड़ता है, कॉलेज में कई लोग की फ्लाइट छूट जाती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 15 दिन पहले, अभी 15 दिन हो गए उनको विधायक जी को बोले हुए कि ये तुरंत जल्दी बन जाएगा बोल के, इस तरह से लोगों को भ्रमित करके बिल्कुल जोड़कर बांध कर रखते हैं कि कोई मुद्दा न उठा सके। तो जो हम लोग विपक्ष में रहकर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और ये स्थानीय लोगों का मुद्दा हमको उठाने की बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पर सभी को, क्योंकि आज सुबह ही मैंने 1 घंटे पहले ही लोगों को बोला और सब यहाँ पर आ गए, क्योंकि लोग। और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, देहरादून के राजपुर रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 कार सवारों के बीच ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ और स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने दूसरी कार को रोकने के लिए फायरिंग की। बड़ी जानकारी इस वक्त की, रास्ते से गुजर रहे ब्रिगेडियर को गोली लगी है और घायल ब्रिगेडियर को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान ब्रिगेडियर की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। घटना के बाद इलाके में देखा जा रहा है कि हड़कंप मच गया है। फॉर्च्यूनर सवार 2 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त थी कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कलाकार प्रतियोगिता के अंतर्गत युवा लेखकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं ऐसे सभी युवा लेखकों को भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। भाइयों बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और सत्साधकों के प्रति गहरी एक जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का प्रतीक है। और ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी एक नई पहचान दी है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को हमेशा प्रेरणा देने का काम किया है। और इस भूमि पर हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हिमालय की विशालता, गंगा की पवित्रता और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने अनगिनत हमारे लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है। सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत शिवानी, मोहन उपेती, शैलेश मटियानी जैसे महान साहित्यकारों ने इस भूमि को अपनी लेखनी से गौरवान्वित किया है। आज भी अनेक युवा साहित्यकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों, किसी भी समाज का साहित्य उसका वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को दर्शाता है। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति या समाज कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। और इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पशु कुछ दिशाहीना। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित जो मनुष्य है वो बिना पूंछ के और बिना सिंह के पशु के समान है। भारत के स्वच्छता आंदोलन को भी अगर हम भारत की
आज़ादी के पहले के कालखंड में जाएंगे तो तब हमें स्मरण होता है कि उस आंदोलन को भी तब गति मिली जब लेखकों, कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको प्रेरित करने का काम किया। और हमारे राज्य का, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो, उसमें भी हमारे अनेक लेखकों ने और सृजनकर्ताओं ने, अनेक साहित्यकारों ने जो अपना योगदान दिया वो हम सबके लिए बहुत अविस्मरणीय है। और मेरा मानना है कि लेखक और रचनाकार केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते, बल्कि समाज के चिंतक भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। लोगों को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम, उनके अंदर उत्साह लाने का काम, उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम हमारे सब इन विद्वज्जनों के द्वारा होता आया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उसके बारे में अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर होने का काम किया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जहां एक और हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवश्यक सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी का अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, भारतवर्ष का संपूर्ण साहित्य हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति, वैचारिक समृद्धि का जीवंत प्रमाण है, जिसने विश्व को सदैव मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया है। लेकिन अगर हम पहले के कालखंड में जाएंगे